अयोध्या मंडल मुख्यालय का एक ऐसा जल चिकित्सालय है जहां पर असुविधाओं का अंबार लगा हुआ है। ये आलम तब से है जब से CMS राय ने जिला अस्पताल की कमान संभाल रखी है। आपको बताते चलें, साकेत न्यूज की टीम जब जिला चिकित्सालय परिसर में प्रवेश की तो एक साधु जो सुहावल से आया था, उसकी पेट की दर्द से कहाँ रहा था। उसने बताया कि मैं करीब घंटों से यहाँ लेटा हूँ, पर मेरा कोई हाल चाल लेने डॉक्टर या वार्ड बॉय नहीं आया। जब इस मुद्दे पर इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर से बात की तो उन्होंने कहा, मुझे ये नहीं मालूम है कि कौन बाहर लेटा है। खैर कोई बात नहीं, ऐसे तमाम मरीज जनपद के तमाम ब्लॉकों तहसीलों से आते हैं और दर दर की ठोकरें खाते हैं, और तो और बाहर की दवाइयाँ भी या किसी प्रकार की जांच बाहर से कराने को मजबूर हैं। जब इस मुद्दे पर CMS महोदय से बात की गई तो बात करने से इनकार करते हुए देखिए खास रिपोर्ट सुबोध श्रीवास्तव की। और आपके इमरजेंसी वार्ड के पास वहाँ पर एक वृद्ध साधु तड़प रहा था 2 घंटे से, और इसके जो है आपके फार्मासिस्ट और आपके डॉक्टर प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर चौरसिया मौजूद थे और इन लोगों ने इस पर ध्यान दिया कि क्या हो रहा था। यहाँ पर इमरजेंसी के लिए और OPD के इलाज के लिए सारे डॉक्टरों को मैंने निर्देश दिया है कि सभी मरीजों को समुचित इलाज करें, और मैं बार बार देखता रहता हूँ उचित इलाज होता है। जो अब बात बता रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज होगी। सवाल ये उठता है कि वहाँ पर मरीज इसको मैं इसको मैं देखूंगा कि क्या मतलब उसके भयंकर पेट में दर्द हो रहा था, इसकी और वास्तविकता क्या है। मैंने उनसे बात किया, उन्होंने कहा मुझे जानकारी ही नहीं। नहीं अभी जो है आप यहाँ बैठे हैं, आपके बगल में मरीज तड़प रहा हो तो आपको पता नहीं रहेगा। वहाँ पर डॉक्टर लगे हुए हैं, फार्मासिस्ट लगे हुए हैं, सब लोग बढ़िया इलाज करते हैं। हमको नहीं लगता अच्छा इलाज होता है। मरीजों का दोहन किया जा रहा है। आखिर जिला अस्पताल दलालों का अड्डा क्यों बना हुआ है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई तरह की चीज नहीं है। अभी आपके डॉक्टर AK वर्मा के रूम में वहाँ पर एक गलत व्यक्ति पाया जाएगा तो उसको कौन सा भैया वो दंडित किया जाएगा। इस तरह की चीजें नहीं बैठते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। कमरा नंबर 3 में वहाँ पर एक अभी भी दलाल बैठा होगा जो कि पर्चा भी देता है मौके पर, और दवा इसमें क्या करना आपका, क्या कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अभी तत्काल हम इसको चेक करते हैं, देखते हैं कि विगत कई वर्षों से वहाँ पर दलाली हो रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है। बाहर की दवाई क्या इसमें क्या करना आपका? नहीं, दवा तो पर्याप्त मात्रा में। अभी हमको 4-6 मरीज ऐसे मिले हैं जिनके हाथों में पर्चे थे और बाहर की दवाई थी, इसमें क्या करना? नहीं कुछ नहीं है, हमारे पास पर्याप्त दवा है। जो डॉक्टर अगर बाहर की लिखेगा दवा तो उसको दंडित किया जाएगा। दवाई पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है दवाई। अच्छा, जो साधु तड़प रहा था उसमें अभी तक उसको नहीं, हमको इसके बारे में तो मतलब आपका कहना है, आप कहना है, मुझे नहीं ऐसा लगता कैसा होगा। अयोध्या जनपद का जल चिकित्सालय है। यहाँ पर दूर दराज से तमाम यहाँ पर मरीज पेशेंट आते हैं और तीमारदार आते हैं, दर दर भटकते हैं। वहीं आपको ले जाता हूँ, यहाँ पर एक साधु यहाँ पर तड़प रहे थे, पर यहाँ के डॉक्टर और यहाँ के जो फार्मासिस्ट हैं इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर क्या वजह थी, इनको जानकारी नहीं थी क्या? इन्होंने डॉक्टर से मैंने बात किया तो इन्होंने कहा कि मुझे इसकी सूचना नहीं है। आपको बता दूं, बगल में यहाँ पर डॉक्टर चौरसिया बैठे हुए हैं और यहाँ पर फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं और यहाँ पर तमाम यहाँ पर वार्ड बॉय है, पर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं सुन रहा है? कि क्या मामला है, जबकि बगल का मामला है और यहाँ पर चौरसिया बैठे हुए हैं और अभी तक मरीज दर ठोकर खाने के बाद यहाँ तड़पता रहा फर्श पर फर्श से अर्श पर आ गए, पर अभी तक इन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आखिर क्या मामला है, आइए बात करते हैं आज के लोगों से। आइए, क्या मामला है आपका भैया, क्या परेशानी आ रही है आपके साथ यहाँ पर? सर, मेरे पिताजी मेडिकल वार्ड में भर्ती है, 30 नंबर बेड पे है, हाइपरेंशिया ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे CT स्कैन की मशीन 2 साल से नहीं, क्यों नहीं है, वो तत्काल यहाँ पे लगाई जाए। अगर रिपेयर नहीं हो तो नई मशीन लगाने की कोशिश की। कहाँ से आए, क्या नाम? मैं कुमारगंज से आया हूँ। कुमार का नाम है मेरा। श्रीचंद मेरे पिताजी का नाम, पेशेंट है जो आज यहाँ पे कल रात में मैं इमरजेंसी। कृष्ण कुमार कसौधन जो कि कुमारगंज से आए हैं। आपको बताएं, कुमारगंज की दूरी यहाँ से 40-42 किलोमीटर है दूरी, और दर भटक रहे हैं। इनके पिता यहाँ पर एडमिट है, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और अगर CT स्कैन की बात करें तो यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है। आइए कुछ लोगों और बात करते हैं, यहाँ पर क्या सुविधाएं मिले, क्या नहीं मिले, बताइए क्या दिक्कत है आपको? अच्छा, जैसे अभी बताइए क्या यहाँ पर क्या सुविधाएं मिल रही है आपको, क्या नहीं मिल रही है? यहाँ डॉक्टर पेशेंट को देखते नहीं है, बस बोलेंगे दवा लिख देंगे, चाहे सूट
करे चाहे नहीं सूट करे, पेशेंट को कोई ध्यान नहीं देते। अच्छा, दवाई के यहाँ दवाई जो हॉस्पिटल में देते हैं वही देते हैं, और बाकी तो सारा मार्केट का ही है। अच्छा, मार्केट वाले लिखते हैं, मार्केट की दवा लिखते हैं, बाकी यहाँ जो हॉस्पिटल है वही देते हैं, बाकी सब क्या मार्केट। पॉसिबल है यहाँ पर? जैसे अगर पेनकिलर है तो उसमें क्या सिंपल ही दवा देते हैं, कोई ज़्यादा ट्यूशन देते होंगे। हाँ। जो महंगी दवा है सब मार्केट से ही चलता है। यानी केंद्र सरकार की इतनी योजनाएं हैं और उसके तहत भी कोई वो नहीं। हाँ वही तो, अब ये इनको कमीशन मिलता होगा इसलिए बाजार से लिख लेते हैं, यही होगा। अच्छा, ये कहाँ से है, क्या नाम है? मेरा नाम ललिता मौर्य है, मैं अयोध्या से। तो क्या सोच के यहाँ पर आई थी कि आपको चिंता अच्छी मिल नहीं, मैं जाएगी? पेशेंट को देखने आई थी। हाँ। आयुष्मान भारत वाला आया है। आयुष्मान भारत से क्या लाभ मिल रहा है आपको? नहीं, तो अभी तो पेशेंट को एडमिट किया है, अभी तो ऑपरेशन नहीं हुआ है, मतलब सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह फिट हो रहा है। अब जब वहाँ से आएगा तभी, पेशेंट अभी बैठा हुआ है, अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। देखिए, अभी एक पेशेंट यहाँ पर मौर्या जो कि अयोध्या से अंदर आई थी, आयुष्मान भारत के तहत यहाँ पर इन्होंने सोचा इलाज कराने, पर लगता है कि इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। ये सारी योजनाएं हवाई में हवा मोड़ रही हैं। यहाँ के CMS उस पर विशेष ध्यान क्यों, आखिर क्या वजह है? आई की लोग बात करते हैं, क्या मामला है, कैसे क्या है, बताइए। यहाँ पर नीचे आप आए, कहाँ जाए आप? हमारी हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई है जी। डॉक्टर साहब को हमने दिखाया, ये दवाई लिख दी है सारी बाहर की। सारी दवाई बाहर की? जी सर। दवाई लाने गए तो बोलते हैं भैया ये सारी दवाइयाँ बाहर से मिलेंगी। सर अब हमारे पास पैसा नहीं है, मैं वहाँ 35 किलोमीटर से यहाँ पर आया हूँ, अब दवाई नहीं मिलेगी वैसे वापस चला जाऊँगा। सरकार प्रदेश सरकार की तमाम योजनाएं यहाँ पर और दवाई फ्री मिलनी चाहिए, इसमें क्या कहना आपका है? तो सर अब दवाई मिल ही नहीं रही है तो क्या करें, सरकार तो दे रही है लेकिन डॉक्टर साहब नहीं। कौन डॉक्टर थे, क्या नाम था उनका? 9 नंबर में सर गया था, पर्चा पकड़ा तो उसे लेके खड़ा हुआ, सीधा कर देखिए, पर्चा सीधा कराओ। सर सारी दवाई बाहर की है। आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दो। मैं दवाई लेने वहाँ 4 नंबर में गया, बोलते भैया यहाँ की दवाई एक भी नहीं है, सब बाहर से लेना पड़ेगा। कहाँ, क्या नाम बताया आपने? मनोज कुमार तिवारी। मनोज कुमार तिवारी जो कि मिल्कीपुर से आए हैं। ये भी बता दूं, कुमारगंज, मिल्कीपुर, गोसाईगंज, रुदौली, ऐसे तमाम तहसीलों से, तमाम ब्लॉकों से यहाँ पर लोग आते हैं और दर की ठोकरें खाते हैं। पर यहाँ का CMS, यहाँ के सारे डॉक्टर, आखिर क्यों, क्या पैसे कमाने यहाँ बैठे हुए हैं? मरीज यहाँ पर आता है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पर्चा, इस पर्चे पर इनको बाहर की दवाई लिखी गई है, जबकि दवाएं यहाँ पर इनको मिलनी चाहिए। आखिर क्या, कब तक उत्तर प्रदेश की सरकार की योजनाओं का ये ऐसे बढ़ाते रहेंगे और मरीज दर भटकते रहेंगे? क्या यही योजना है भारत सरकार की? क्या यही योजना उत्तर प्रदेश सरकार की है? मैं सुबह श्रीवास्तव, साकेत न्यूज, अयोध्या से। फैजाबाद लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर निर्मल खत्री ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां पर प्रशासन ने समर्थकों को रोक दिया, केवल 5 लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ता राहुल गांधी निर्मल खत्री जिंदाबाद जिंदाबाद, जनता में अब जागी है आस, निर्मल ही अब करेंगे विकास आदि नारे लगा रहे थे। जिला कांग्रेस प्रवक्ता शीतला पाठक ने बताया कि अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत कांग्रेस कार्यकर्ता सुबह से ही गुलाबबाड़ी में एकत्रित होने लगे और एक जुलूस की शक्ल में आगे हजारों मोटरसाइकिलें, उसके पीछे हजारों कांग्रेसी कार्यकर्ता चल रहे थे, लोगों का अभिवादन कर रहे थे। इस बीच लोगों ने रीडगंज चौक, घंटाघर, बलदेव प्लाजा, डिकाकगंज चौराहा, जिला अस्पताल के पास तमाम लोगों ने फूल माला से स्वागत किया। विरोधी सरकार है, उस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ने लिया है और उसी कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही, एक उम्मीदवार के रूप में मैंने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इस नामांकन में जन सामान्य ने जो आशीर्वाद अपना दिया है मुझे आज, वो इस बात का प्रतीक है कि आने वाले दिनों में इस शासन सत्ता को उखाड़ फेंकने का मन जनता बना चुकी है और कांग्रेस को लाने का संकल्प वो ले चुकी है। यह गठबंधन हुआ है प्रदेश में, तो गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, गठबंधन में समाजवादी पार्टी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। किस मुंह से वो मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत की बात करेगी? अगर उसका नेता
माननीय मुलायम सिंह यादव लोकसभा में खड़े होकर के मोदी को आशीर्वाद देता है और ये कहता है कि भविष्य में वो प्रधानमंत्री बने, तो इसका मतलब हुआ कि समाजवादी फैजाबाद में जो लड़ रही है वो मोदी का समर्थन करने के लिए लड़ रही है, न कि मोदी को हटाने के लिए लड़ रही है। या तो वो अपने उस नेता को समाजवादी पार्टी से निकाल देते, चुनाव ना लड़ाते, लेकिन उन्हें मैनपुरी से चुनाव भी लड़ाया जा रहा है, वो उस पार्टी के संरक्षक भी हैं। तो तुम किस मुंह से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफत की बात कर रहे हो? क्योंकि तुम तो ये चाहते ही हो कि मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बने। तो ये खड़े हुए हैं मोदी के समर्थन के लिए, मोदी को हराने के लिए नहीं। पूर्व आईएएस अधिकारी विजय शंकर पांडे ने अपने लाव लश्कर के साथ शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रोड शो करते हुए कलेक्ट्रेट में पहुंचकर लोक गठबंधन पार्टी से फैजाबाद लोकसभा प्रत्याशी के तौर पर नामांकन किया। मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि जनता ने आशा जताई है, जनता चुनेगी ईमानदार प्रत्याशी, 23 मई को जनता देगी जवाब। आज इस अवसर पर लोक गठबंधन पार्टी के तमाम नेता व कार्यकर्ता शामिल रहे। मेरा ऐसा मानना है कि जब तक राजनीति में चरित्रवान और ईमानदार व्यक्ति आगे नहीं आएंगे, तब तक कोई सुधार की अपेक्षा करना बिल्कुल गलत है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जैसे मैंने कहा, संविधान सभा के अपने अंतिम संबोधन में यही कहा था कि जो लोग चुन के आएंगे, अगर वो चरित्रवान और ईमानदार होंगे तो वो एक त्रुटिपूर्ण संविधान से भी अच्छा काम चला देंगे। लेकिन अगर उनमें इन गुणों की कमी है, चरित्र की या ईमानदारी की, तो संविधान जो है देश की मदद नहीं कर पाएगा, और आज वही हो रहा है। इसलिए पांडे जी जैसे लोगों का राजनीति में आना एक बहुत अच्छा संकेत है, बहुत अच्छा कदम है, और जिसकी की बहुत सख्त ज़रूरत पिछले काफ़ी समय से महसूस की जा रही है। और मैं समझता हूं कि अगर इनके जैसे आधे दर्जन भी सांसद वहां होंगे लोकसभा में, तो कोई भी सरकार होगी उसको सीधे रास्ते रखने के लिए ये लोग पर्याप्त होंगे। और इसलिए मेरी इस संसदीय क्षेत्र की जनता से ये अपील है कि वो पांडे जी को लोकसभा में भेज के पूरे देश के समक्ष ये उदाहरण प्रस्तुत करें कि जिन्हें उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि भाई हम जा रहे हैं, तुम भी चले जाओगे, तो फिर कौन संभालेगा यहाँ की स्थिति को, राज्य को कौन संभालेगा। और उसी समय उन्होंने ये कहा उनसे कि जास राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। संक्षेप में यही कि जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी हो, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी होता है। मेरी जनता से अपील है कि नरक तो नहीं भेज सकते हैं ऐसे लोगों को, लेकिन कम से कम संसद से बाहर रखें। आज की जनमत को भीड़ को देखते हुए मुझे ऐसा एहसास हुआ कि इस जनपद की ही नहीं, इस देश की जनता जो है भ्रष्टाचार से उठ चुकी है। जितने आज वरिष्ठ रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस, बुद्धिजीवी, रिटायर्ड वाइस चांसलर, पत्रकार इस हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय के नामांकन में यहाँ उपस्थित हुए, इससे मुझे लगा कि इस जनपद के ही नहीं बल्कि देश के जितने भी बुद्धिजीवी हैं वो बदलाव चाहते हैं। आज हमारा देश भ्रष्टाचार, अत्याचार, अन्याय और व्यभिचार से जूझ रहा है। हमारे पांडे जी अगर यहाँ से एमपी चुने गए तो इस जनपद के ही नहीं, देश के लिए एक गौरव की बात होगी और विश्व में एक अच्छा संदेशा जाएगा कि भारतवर्ष जो है बदलाव की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ के भ्रष्टाचारी जो हैं वो अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे। जब से पांडे जी आए हैं
भ्रष्टाचारियों को मालूम हुआ कि यहाँ एमपी के चुनाव लड़ेंगे। नेताओं को ही नहीं, जो भ्रष्ट अधिकारी भी थे यूपी के, उनको ये भय लगने लगा कि अगर ये कहीं एमपी हो गए तो हम लोगों की क्या दुर्दशा होगी। और आज की भीड़ को देख करके मुझे ऐसा लगा कि पांडे जी निश्चित यहाँ से एमपी बने, कोई रोक नहीं पाए, क्योंकि मैंने देखा कि हजारों की भीड़ में। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं आप? हम जनता से ये कही अपील करेंगे कि आप लोग जातिवाद, धर्मवाद, पर्थवाद पे न जा करके मानववाद पे या मानवता रूपी एक देवता आए हैं यहाँ लड़ने के लिए, और यदि आप उनको एमपी बना देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में यहाँ अत्याचार, भ्रष्टाचार, अनाचार, अन्याय समाप्त हो जाएगा। उसके बाद लोग देखेंगे, यहाँ लोग रिसर्च करने आएंगे देश से कि भाई इस तरह के यहाँ एमपी बनने के लिए क्या क्या करना।